स्वागत है दोस्तों आप सभी का इनकम टैक्स के एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन 194D विच इज एप्लीकेबल ऑन इंश्योरेंस कमीशंस। अब कमीशन पर बेस्ड हमको और भी सेक्शन देखने को मिलते हैं टीडीएस में, जैसे सेक्शन 194G, सेक्शन 194H। तो इन सारे सेक्शंस को भी हम लोग कवर करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। और इसके पहले भी हमने टीडीएस के अंदर में कई और सेक्शंस को डिस्कस किया है, तो अगर आपने पिछले वाले वीडियोस अभी तक इस चैप्टर के नहीं देखे, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर जाकर के आप पिछले सारे वीडियोस इस चैप्टर के देख सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सेक्शन 194D एप्लीकेबल होता है इंश्योरेंस कमीशन के ऊपर। यानी कि जो भी इंश्योरेंस एजेंट है वो जब इंश्योरेंस बेचते हैं, तो जिस भी कंपनी का उन्होंने इंश्योरेंस बेचा है वो कंपनी उनको कमीशन पे करती है, और उसी कमीशन पर वो क्या करती है, टीडीएस का डिडक्शन करती है। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है थ्रेशोल्ड की, कि कितने लिमिट के बाद आपका वो जो टीडीएस है वो कटेगा। पेयर कौन होगा, यानी कि कौन टीडीएस काटेगा। पेई कौन होगा, किसका टीडीएस कटेगा। रेट ऑफ टीडीएस कितना होगा, और टाइम ऑफ डिडक्शन क्या होगा। तो अगर हम पेयर की बात करें, पेयर का मतलब कि कौन टीडीएस काटने वाला है, तो यहां पर देखिए लिखा है द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इनकम बाय वे ऑफ रेम्यूनरेशन और रिवॉर्ड फॉर सोलिसिटिंग और प्रोक्योरिंग इंश्योरेंस बिजनेस। तो जो इंश्योरेंस एजेंट है वो क्या कर रहा है, कंपनी को इंश्योरेंस का बिजनेस ला करके दे रहा है, उसके बिहाफ पे इंश्योरेंस को बेच रहा है, और उसी के लिए कंपनी क्या कर रही है, उसको पेमेंट कर रही है। तो जो भी कंपनी पेमेंट करेगी मतलब इन कमीशन के फॉर्म में उस एजेंट को, वो यहाँ पर क्या होगी, पेयर होगी, और उसी को टीडीएस का डिडक्शन करना पड़ेगा। पेई यहाँ पर कौन होगा, तो पेई के अंदर में कोई भी रेजिडेंट हो सकता है। अब देखिए रेजिडेंट का मतलब यहाँ पर हो गया कि रेजिडेंट तो है, और एनी का मतलब हो गया कि यहाँ पर इंडिविजुअल भी हो सकता है, एचयूएफ भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो एनी रेजिडेंट यहाँ पर होगा हमारा पेई। इसके बाद अगर हम बात करें रेट ऑफ टीडीएस की, तो रेट कितना होगा, 5% और 10%, ये दो रेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब 5% कब होगा, 5% होगा आपका तब जब पेई जो है वो नॉन कॉर्पोरेट रेजिडेंट हो, यानी कि वो एक कंपनी अदर देन कंपनी अगर होता है तो फिर 5%। अगर वो एक कंपनी होता है डोमेस्टिक कंपनी, अगर वो एक डोमेस्टिक कंपनी होता है तो फिर क्या होगा, तो फिर 10%। अगर अदर देन कंपनी हुआ तो 5%, और अगर डोमेस्टिक हुआ डोमेस्टिक कंपनी तो फिर 10%। मैंने आपसे कहा था ना अभी पेई के अंदर में हमारा कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, कोई भी हो सकता है। तो इसी में अगर वो अदर देन कंपनी तो 5%, अगर कंपनी है तो 10%। इसके बाद ये वाला जो 5% रेट है आपका, ये 5% रेट हमारा एप्लीकेबल है फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 25, यानी कि असेसमेंट ईयर 2025 टू 26 जो कि करंट में चल रहा है। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2025-26 वाला, इसमें जो रेट है उसको रिड्यूस करके 2% का कर दिया गया है। तो यहाँ पर 5% अभी एप्लीकेबल है, और 2% कब होगा, जो हमारा अभी अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि 2025 और 26 वाला असेसमेंट ईयर 2026-27। इसके बाद टाइम ऑफ डिडक्शन यहाँ पर क्या होगा, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, यानी कि जब आप उसका जो अकाउंट है वो क्रेडिट कर रहे हो अपनी बुक्स में तब काट लो, या फिर जब आप उसको एक्चुअल में पेमेंट कर रहे हो तब आप उसको काट लो। जो भी इनमें से आप पहले काम करोगे आपको उसी टाइम पे उसका टीडीएस का डिडक्शन करना पड़ेगा। इसके बाद लास्ट में बात आती है थ्रेशोल्ड की, कि थ्रेशोल्ड कितना रहने वाला है, कितने लिमिट के बाद ही हमारा ये टीडीएस एप्लीकेबल होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है अमाउंट और द एग्रीगेट ऑफ अमाउंट। अमाउंट और द एग्रीगेट ऑफ अमाउंट का मतलब है कि आप साल में मान लो एक बार पेमेंट कर रहे हो तो फिर आप एक बार की लिमिट देखो। अगर आप साल में कई बार उसको फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट कर रहे हो तो आप क्या करो, आप इन सबका टोटल निकाल करके देखो, फिर आपको देखना होगा कि टोटल हमारा थ्रेशोल्ड को एक्सीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25, इसके लिए कितनी लिमिट है, इसके लिए लिमिट है 15,000 रुपए की। अगर जो कमीशन आप उसको एक बार में पेमेंट कर रहे हो या फिर आप उसको पूरे साल में मिला करके टोटल जो पेमेंट कर रहे हो, अगर वो 15,000 को एक्सीड करता है तभी टीडीएस का डिडक्शन वहां पर होगा। अगर 15,000 तक या उससे कम होता है तो फिर टीडीएस नहीं कटेगा। यही लिमिट बढ़ा दी गई है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में, ये कर दी गई है 20,000 रुपए। ठीक है, तो अगर 20,000 को एक्सीड करेगा तभी टीडीएस कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है डिपॉजिट ऑफ टीडीएस। जो टीडीएस काटा गया है उसको पेयर कितने टाइम के अंदर गवर्नमेंट को डिपॉजिट उसको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो केस आते हैं, अगर ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू वहां पे डिडक्शन हो रहा है तो फिर विदाउट इनकम टैक्स चलान अगर किया जाएगा तो सेम डे पे जिस दिन डिडक्शन हुआ उसी दिन पे उसको डिडक्शन का ये जो टीडीएस का अमाउंट काटा है उसको गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर 15 जनवरी को डिडक्शन किया गया तो 15 जनवरी को ही गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देना है, अगर विदाउट इनकम टैक्स चलान है तो। लेकिन अगर इनकम टैक्स चलान के साथ में किया जा रहा है तो डिपॉजिट विद इन 7 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डिडक्शन इज मेड, यानी कि जिस महीने में डिडक्शन हुआ, मान लो जनवरी में 15 जनवरी को डिडक्शन हुआ था, तो ये महीना जब खत्म हो जाएगा तो इसकी जो ये महीना खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट मंथ आएगा उसमें 7 दिन का टाइम रहेगा।
तो 7th फेब तक का टाइम होगा, 7th फेब के अंदर अंदर डिपॉजिट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है विद इन 7 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डिडक्शन इज मेड, यानी कि जैन एंड होने के बाद विद इन 7 डेज डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर हम बात करें अदर डिडक्टर की, तो अदर डिडक्टर में देखिए क्या केस होते हैं यहाँ पर। अगर मार्च में डिडक्शन हुआ है तो फिर 30 अप्रैल तक का टाइम है। मार्च के अलावा किसी और महीने में अगर टीडीएस कटा है तो फिर विद इन 7 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डिडक्शन इज मेड। यानी कि जो ये वाला केस हमने देखा था कि जनवरी में अगर डिडक्शन हो रहा है तो जनवरी एंड होने के बाद 7 फेब तक का टाइम होता है, तो वही सेम चीज यहाँ पर भी होगी। मार्च में सिर्फ क्या होगा, मार्च में सिर्फ 30 अप्रैल है। इसके अलावा कोई भी महीना होता है, जैसे जनवरी हो गया, फेब हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, तो इनमें जब डिडक्शन होगा तो यहाँ पर जैसे मान लो कि अगर मई में होता है तो मई में अगर हुआ है तो 7 जून तक का टाइम होगा टीडीएस को डिपॉजिट करने के लिए। तो ये हो गई बात हमारे डिपॉजिट ऑफ टीडीएस की। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट आता है क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइलिंग और फर्निशिंग ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ टीडीएस। तो यहाँ पर क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइलिंग का मतलब है कि जो पेयर ने टीडीएस काटा है उसके बाद गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया है, वो क्या करेगा, एक स्टेटमेंट बनाएगा क्वार्टरली बेसिस पे और गवर्नमेंट को ये फाइल करेगा, जिसमें वो सारी डिटेल देगा कि हमने कितना टीडीएस काटा, कितना हमने डिपॉजिट किया, कितना हमारा टीडीएस बना, तो ये सारी डिटेल वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगा क्वार्टरली बेसिस पे। और साथ में यहाँ पर क्या करेगा, जिस पेई का उसने टीडीएस काटा है उसको वो सर्टिफिकेट भी इशू कर करेगा। तो वो सर्टिफिकेट कितने टाइम के अंदर इशू होना है, क्वार्टरली स्टेटमेंट कितने टाइम में फाइल करना है, तो ये सब बातें यहाँ पर कवर होंगी। यहाँ पर अगर आप पहला पॉइंट देखोगे तो लिखा है पेयर मस्ट सबमिट अ क्वार्टरली स्टेटमेंट इन फॉर्म 26Q फॉर टीडीएस, जो उसने काटा है उसके लिए वो फॉर्म 26Q के अंदर में क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करेगा। नेक्स्ट पॉइंट बोला है पेयर मस्ट फर्निश सर्टिफिकेट ऑफ टीडीएस इन फॉर्म 16A विद इन 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ टीडीएस स्टेटमेंट, यानी कि जो उसकी टीडीएस स्टेटमेंट को फर्निश करने की ड्यू डेट है उसके उससे लेकर के 15 दिन के अंदर अंदर। तो यहाँ पर देखिए क्वार्टर हमारे यहाँ पे कौन से होंगे, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर एंड जैन टू मार्च। तो जो अप्रैल टू जून का क्वार्टर होगा, जैसे ही क्वार्टर एंड होगा इसके बाद गवर्नमेंट कहेगी 1 महीने का टाइम है स्टेटमेंट फाइल करो, यानी कि जून में खत्म हो गया तो 31 जुलाई तक का टाइम दे रहे स्टेटमेंट को फाइल करो, पेयर को ये बात वो बोलेगी। इसके बाद सितंबर में खत्म हुआ तो 31 अक्टूबर तक का टाइम है। इसके बाद दिसंबर में खत्म हुआ तो 31 जैन तक का टाइम है इसको स्टेटमेंट को फाइल करने के लिए। लेकिन जब मार्च का लास्ट आएगा, मतलब जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होगा, तो इसमें टाइम लिमिट को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पर जैसे 1 महीने का टाइम है, यहाँ पर भी 1 महीने का टाइम है, यहाँ पर भी 1 महीने का टाइम है, यहाँ पर 2 महीने का टाइम होता है स्टेटमेंट को फाइल करने के लिए। अभी स्टेटमेंट उसने फाइल कर दिया, अब जिस दिन पे वो उसकी ड्यू डेट थी स्टेटमेंट फाइल करने की, विद इन 15 डेज उसको क्या करना होगा, सर्टिफिकेट इशू करके देना होगा पेई को। तो यहाँ पर 31 जुलाई इसकी ड्यू डेट थी, तो 15 अगस्त तक उसको ये जो सर्टिफिकेट है ये इशू करके पेई को दे देना है। इसी तरीके से अक्टूबर में खत्म हो तो 15 नवंबर, जनवरी में खत्म होगा तो 15 फरवरी, और मई में जब खत्म होगा तो 15 जून। 15 दिन का टाइम है। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है विद इन 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ टीडीएस स्टेटमेंट। तो जो ड्यू डेट थी टीडीएस स्टेटमेंट को फर्निश करने की क्वार्टरली बेसिस वाला, उससे लेकर के उसके एंड होने के बाद 15 डेज, ठीक है, विद इन 15 डेज। तो ये बात हो गई हमारी स्टेटमेंट फाइलिंग और सर्टिफिकेट की। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया सेक्शन 194D। अगर आपका किसी पॉइंट में डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।